नमस्कार दोस्तों, वेलकम बैक टू माय चैनल। फ्रेंड्स, मैं आप सबका अपने चैनल स्टॉक्स फॉर लाइफ पे बहुत स्वागत करता हूं। वेलकम टू एसटीएफएल फैमिली। डियर फैमिली मेंबर्स, बात की जाए मेरे इस चैनल की, तो चूंकि नया चैनल है, ज़्यादा पुराना हुआ नहीं। यस दोस्तों, मैं रिग्रेट फील कभी कभी करता हूं कि मैं आप सबसे पहले कनेक्ट क्यों नहीं हुआ। ऐसा होता तो फ्रेंड्स शायद बहुत लोग बच जाते। एनीवेज, कोई बात नहीं। अभी भी अगर आपका नुकसान है तो मेरे इस चैनल से आपको ज़रूर प्रॉफिट होगा। बस जो एथिक्स है दोस्तों स्टॉक मार्केट के, उनको नहीं भूलना है और हम लोगों को एक टीम बना के चलना है। और उसके बाद दोस्तों, सबसे इम्पोर्टेंट चीज़, मैं आप सबका दिल से बहुत शुक्रिया करना चाहता हूँ, बिकॉज आज के दिन हमने 10,000 का जो सब्सक्राइबर का बेस है वो मार्क पार कर लिया। मैंने फ्रेंड्स कमेंट्री टैब में भी आप सबको थैंक यू बोला है। और सही में दोस्तों, फिर से आप सबका हाथ जोड़ के दिल से धन्यवाद। और मेरे कमेंट टैब को ज़रूर फॉलो करिए। मैं स्विंग ट्रेड के ऊपर दोस्तों कॉल देता रहता हूँ और अक्सर वो हिट हो जाया करते हैं। लेकिन अब बात करेंगे 4 शेयर की, चूँकि दोस्तों आपको पता है कि मैं शाम को स्टॉक फटाफट सीरीज़ लाता हूँ। लेकिन चूँकि आज बहुत नए इन्वेस्टर्स आए हैं, तो आज बर्गर किंग में दोस्तों लगा झटका। और हमें क्रीमिका का जो आईपीओ का लास्ट डे ऑफ बिडिंग था, तो उनको गाइड करते करते टाइम का पता ही नहीं चला। इसलिए फ्रेंड्स, मैं आज 20 स्टॉक को कवर नहीं कर पाऊंगा। लेकिन दोस्तों, मैं 4 स्टॉक को ज़रूर कवर करूंगा जो मेरे पोर्टफोलियो को स्टॉक है और जो मेरे कोर पोर्टफोलियो को स्टॉक है। और सही में अगर आपको बाइंग करनी है तो क्या होंगे अल्टीमेट बाइंग लेवल, और फ्रेंड्स आपको क्या रणनीति अपनानी है। लेकिन चैनल फर्स्ट टाइम में सब्सक्राइब कर सकते हैं इस तरह के दिग्गज वीडियो को सबसे पहले एक्सेस करने के लिए। और गाइस, अगर आपने क्रीमिका का आईपीओ अप्लाई किया है तो आप देख सकते हैं कि जो जीएमपी है कितना चल रहा है, हम लोग क्या उम्मीद कर रहे हैं। और सबसे इंपॉर्टेंट चीज़, अतुल लिमिटेड को लॉस में बिल्कुल नहीं बेचिएगा, बहुत ही बेहतरीन स्टॉक है और एसटीएफएल का टॉप पिक है दोस्तों। यस, नवीन फ्लोरिन और दीपक नंडेट के बाद ही मुझे ये स्टॉक पसंद है, लेकिन बहुत ही बेहतरीन है। और अगर बर्गर किंग में आप फंस चुके हैं चेस करते करते, तो इस वीडियो को भी जाके ज़रूर देखें। नाउ विदाउट डिलिंग फॉर टाइम, लेट्स बिगिन। सबसे पहले दोस्तों स्टॉक की बात की जाए तो बहुतों की परेशानी का सबक बन चुका है। पहले दोस्तों बात की जाए बजाज फाइनेंस, लोग जब भागा करते थे तो बहुत ही खुश हुआ करते थे, लेकिन बहुत लोगों की गाड़ी छूट गई। और दोस्तों, टू ए वेरी ऑनेस्ट, मैं हमेशा जब स्टॉक ओवरवैल्यूड हो चुका होता है तो मैं हमेशा दोस्तों प्रॉफिट बुकिंग करने की सलाह देता हूँ। और मैंने अपने शॉर्ट टर्म पोर्टफोलियो में इसको प्रॉफिट बुक भी किया। लेकिन दोस्तों, मेरा 2 पोर्टफोलियो है, आप सबको पता है अगर आप मुझे सीरियसली फॉलो करते हैं। एक फॉर लॉन्ग टर्म जो मेरे कोर पोर्टफोलियो का हिस्सा है दोस्तों, जिसको मैं कभी बेचना नहीं चाहता और मैं चाहता हूँ उसको दोस्तों लाइफ टाइम तक होल्ड करूँ। बिकॉज देखिए, इक्विटी मार्केट दोस्तों आपको लॉन्ग टर्म में ज़रूर रिवॉर्ड करता है। शॉर्ट टर्म में दोस्तों पोजिशन ट्रेड करिए ना। मैं फ्रेंड्स कल आपके सामने 2 ऐसे स्टॉक का ट्रेड मीन्स जो स्नैप दिखाऊंगा जो मैंने रिसेंटली लिया, आप सबको बोल के लिया था। और मैंने फ्रेंड्स उसमें अभी तक 25 से 30 रुपये कमा लिए हैं। मैं दोस्तों कल के दिन रिलीज़ करूंगा उसको, और ज़रूर दोस्तों अगर मैं भूल जाऊं तो हमको रिमाइंड करवाइएगा। एनीवेज, अगर सबसे इंपॉर्टेंट बात की जाए तो बजाज फाइनेंस अभी 5,000 का मार्क क्रॉस कर चुका है। अगर फ्रेंड्स आपने बजाज फाइनेंस को 4500-4600 में बेचा है तो आपको रिग्रेट करने की बात नहीं है। प्रॉफिट बुकिंग एक बहुत ही हेल्दी पार्ट है। लेकिन फ्रेंड्स, अगर आप लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर हैं तो आपको सोच समझ के कोई भी स्टॉक को बेचना चाहिए। लेकिन यस, अगर आपने शॉर्ट टर्म को लिया था तो आपने सही भाव पे ही बेचा है। अब इंपॉर्टेंट चीज़ है, जिस हिसाब से एफआईआई का पैसा मार्केट में आ रहा है दोस्तों, सही बात बोलूँ तो अभी जो निफ्टी का वैल्यूएशन है बहुत ही ज़्यादा ओवरवैल्यूड हो चुका है। और एक करेक्शन इंपॉर्टेंट है और ऐसे स्टॉक में एक डिप आना ज़रूरी है, वरना जिस हिसाब से ऐसा स्टॉक नहीं होता दोस्तों, आपने बर्गर किंग में देखा होगा, जो स्टॉक धड़ाधड़ धड़ाधड़ भागे, हमें उसको चेस नहीं करना चाहिए। यस, हमें उसको रडार पर रखना चाहिए। और जब वो कूल डाउन हो, जैसे फ्रेंड्स बजाज फाइनेंस की बात की जाए तो रिसेंटली इसने बहुत लो लगाया था। 2000 के बाद आपको अच्छा खासा मौका था ओनली फॉर लॉन्ग टर्म। शॉर्ट टर्म में भी लोगों ने पैसा कमाया। लेकिन सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ इधर पे अब ये है कि अब करना क्या है। बिकॉज आज की भाव की बात की जाए तो 5,000 का लेवल तो क्रॉस कर चुका है। अब 5270 के लगभग ट्रेड हो रहा है। तो अब क्या, बिकॉज अब क्या, गाड़ी छूट गई दोस्तों। अगर आपको अभी भी एंट्री करनी है तो मुझे लगता है कि सही लेवल नहीं है। पहले स्टॉक को कूल डाउन होने दीजिए, या किसी को लगता है कि नहीं अभी ही एंट्री करने का सही मोमेंट है तो फ्रेंड्स 4950 को एसएल लेना ना भूलिएगा। और आपके पास अगर लॉन्ग टर्म के लिए आपने सोच के रखा है कि 5 साल 7 साल, तो दोस्तों एकदम स्टॉक पे दम लगा के बैठिए। और यस, लॉन्ग टर्म जो बहुत लॉन्ग टर्म वाले पोर्टफोलियो है, अगर मार्केट क्रैश होता है, थोड़ा सा करेक्शन आता है, तो आप दोस्तों क्या एसएल लगाएंगे, ये मैं बहुत जल्दी बता मीन्स आपको वीडियो पेश कर दूंगा। लेकिन फ्रेंड्स, अभी की बात की जाए तो अभी मुझे आर टू आर रिस्क टू रिवॉर्ड आइडियल नहीं दिखाई दे रहे हैं। अगर आप अभी एंट्री करते हैं तो आपको 10% कमाने के लिए स्टॉक को 5,700 तक भगाना पड़ेगा। हो सकता है कि जिस हिसाब से पैसा आ रहा है एफआईआई लगा सकते हैं। लेकिन फ्रेंड्स, अगर आप अभी एंट्री करते हैं तो एसएल ज़रूर प्ले करें 4950।
मैं स्विंग ट्रेडिंग में भी दोस्तों अभी इस स्टॉक को चेस करना पसंद नहीं करूंगा, बिकॉज मुझे आर टू आर सही नहीं दिख रहे हैं। यस दोस्तों, मेरे कोर पोर्टफोलियो का स्टॉक है और मैं इसको जल्दी बेचना नहीं चाहूँगा अगर जब तक मार्केट फिर से क्रैश ना हुआ। लेकिन दोस्तों शॉर्ट टर्म में अगर आपने 4500, 4600, 4800 में प्रॉफिट बुकिंग की है तो आपको टेंशन वाली बात नहीं है। एक डिप आता है तो आप घुस सकते हैं, लेकिन इसमें घुसना है तो अपना स्ट्रिक्ट एसएल लेके काम करें। फ्रेंड्स, क्या एचयूएल की हालत आईटीसी जैसी हो जाएगी? आईटीसी मैं क्यों बोल रहा हूँ, तो लोग उनको कछुआ बोलते हैं। अब एचयूएल की बात की जाए तो जब लॉकडाउन था तो भैया स्टॉक 1800 से कितना चला गया था, 2600। लेकिन इसके पीछे दोस्तों एक लॉजिक था, बिकॉज इनके प्रोडक्ट्स चल रहे थे तो भाई ऑपरेटर को तो कहीं ना कहीं पैसा घुसाना था। तो उन्होंने फार्मा को चूज़ किया, रिलायंस को चूज़ किया, चूँकि जियो वाली कंपनी की बहुत न्यूज़ आ रही थी। और किसको चूज़ किया दोस्तों? खाने पीने वाले जो एफएमसीजी है उसको, इसलिए एफएमसीजी में एक बूम आया। लेकिन क्या अभी लॉस बुक कर लो, निकल लो? नहीं फ्रेंड्स, बिल्कुल नहीं। मुझे लगता है कि अगर आपको एफडी छोड़ के किसी अच्छे मीन्स स्टॉक में निवेश करना है जहाँ पे आपको 1% से ऊपर इंटरेस्ट भी मिले और आपका पैसा एफडी से भी अच्छा बढ़े, तो फ्रेंड्स मेरा और सबसे पहला चॉइस है एचयूएल, हिंदुस्तान यूनिलीवर। और मुझे लगता है कि आपको लॉस में नहीं बेचना चाहिए। लॉस में तो दोस्तों छोड़िए, आपको हर एक डिप्स में ऐसे स्टॉक को खरीदना चाहिए और जितना मन उतना खरीदना चाहिए। अगर फ्रेंड्स यहाँ से ये 10% मान लीजिए क्रेडिट हो जाता है अराउंड 230 रुपया या फिर 200 रुपया या फिर 150 रुपया, आपको सही बाइंग लेवल मिल जाएगी। बिकॉज ऐसे स्टॉक दोस्तों लॉन्ग टर्म में अच्छा खासा पैसा बना। अगर आप लॉन्ग टर्म चार्ट देखें, अगर मैं जूम करूँ तो देख सकते हैं कैसे फ्रेंड्स ये कंसिस्टेंटली ये अप ट्रेंड वाला ही स्टॉक है। ये जो डिप आपको देखने को मिलती है ये सब उठाने का मौका होता है, ना कि बेचने का। तो नेक्स्ट टाइम दोस्तों बेचने की गलती ना करें। अगर यस बहुत स्टॉक ओवर वैल्यूड होकर हो जाता है तो आप बेचने का सोच सकते हैं, लेकिन दोस्तों हर एक पैरामीटर में इसने अपने शेयर होल्डर को अच्छा ही रिवॉर्ड दिया है, तो आपको एटलीस्ट लॉस में नहीं बेचना चाहिए। आप एटलीस्ट पेशेंस रखिए। मुझे लगता है दोस्तों ये आपको एफडी से ज़्यादा रिटर्न देगा और आपको सही में एक डिफेंसिव स्टॉक की ज़रूरत है तो आप एचयूएल को कंसिडर कर सकते हैं। उसके बाद दोस्तों एचटीएफएल का टॉप पिक, मैंने जितना भी आज स्टॉक सोचा है आपसे डिस्कस करूंगा सब मेरा टॉप पिक है, लेकिन दोस्तों ये मेरा वन ऑफ द मोस्ट फेवरेट है। ऐसा मैं क्यों? तो अगर आप एचडीएफसी लिमिटेड की बारे में जानना चाहते हैं तो आपको मैं बता दूं, ये बहुतों की पेरेंट कंपनी है। बात की जाए एचडीएफसी एएमसी की, एचडीएफसी लाइफ की और एचडीएफसी जो दोस्तों बैंक है उनकी भी, तो हमें ये हाउसिंग लोन बांटती है। बहुत ही दिग्गज कंपनी है, बहुत ही पुरानी कंपनी है और मुझे लगता है दोस्तों स्टॉक मार्केट इस कंपनी के बिना अधूरा है, इस ग्रुप के बिना अधूरा है। आज के दिन की बात की जाए तो हमें अप्रॉक्स 3% की तेज़ी देखने को मिल रही है। अब बहुत बड़ा प्रश्न है दोस्तों, क्योंकि आप सबको मैंने 1700, 2000, 2100 के लेवल पे दोस्तों बोला था खरीदने के लिए। इवन मैंने बोला भी था एक डिप अगर आता है 2250 तो आप एंट्री कर सकते हैं। फ्रेंड्स उधर ही पे ही आया था और उसके बाद स्टॉक भाग गया। अब क्या? बिकॉज अब क्या रिस्क टू रिवॉर्ड हो सकता है? क्या बजाज फाइनेंस की तरह ऑल टाइम हाई फिर से लगाएगा? ये फ्रेंड्स तो वक्त ही बताएगा। लेकिन सबसे इंपॉर्टेंट चीज़, इधर पे फ्रेश एंट्री करना सही नहीं है। आपकी दो स्ट्रैटेजी हो सकती है। ऐसा मैं क्यों बोल रहा हूँ? या दोस्तों आप 2500 का इंतज़ार करिए टूटने का। अगर 2500 टूटता है तो फ्रेंड्स आप 2490 का एसएल लेके फर्दर एंट्री कर सकते हैं अगर आप स्विंग ट्रेडर हैं। अगर दोस्तों आपको एक डिप आता है 150-200 पॉइंट का गिरावट मिलता है तो आप उस लेवल पे भी एंट्री कर सकते हैं। और ऐसे स्टॉक दोस्तों कभी भी गिरे तो आप बेफिक्र होकर दोनों हाथ से उठाइए, बिकॉज ऐसे स्टॉक आपको कभी निराश नहीं करेंगे। और ऐसे ही स्टॉक मैं आपको फ्रेंड्स हमेशा, अगर आप मेरे चैनल पे फर्स्ट टाइमर है या फिर आप मेरे चैनल को अगर फॉलो करते हैं, मैं हमेशा दोस्तों आपको सबसे पहले तीन चीज़ बताता हूँ। एक है रेवेन्यू, दूसरा है प्रॉफिट और तीसरा है दोस्तों उनके डेट। अगर डेट कम हो रहे हैं, प्रॉफिट रेवेन्यू बढ़ रहे हैं, ऑनेस्ट मैनेजमेंट है। और सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ दोस्तों, अगर प्रॉफिट घटे भी, रेवेन्यू घटे भी, उसके पीछे का कारण आपको पता है। आपको लगता है कि कंपनी जो सस्टेनेबल जो कंपटीशन है वो मेंटेन कर पाएगी, उसको चैलेंज फेस कर पाएगी, तो आपको ज़रूर टिकना चाहिए। और हाउसिंग लोन की बात की जाए दोस्तों तो ये बहुत ही बेहतरीन कंपनी है और सही में एचटीएफएल का टॉप पिक है। आपको कोई भी डिप्स में मिले तो आप ऐड कर सकते हैं। चार्ट की बात की जाए तो पूरा अप ट्रेंड वाला चार्ट है और आपको ऐसे स्टॉक शायद स्टॉक मार्केट में दोबारा ना मिले, तो हर एक डिप में ऐड करते रहिए। अगर आप लॉन्ग टर्म प्लेयर हैं तो भाई एसआईपी करते रहिए। लेकिन दोस्तों इस लेवल पे एसआईपी आप चाहे तो थोड़ा सा कम कर सकते हैं, बिकॉज ऑल टाइम हाई पे स्टॉक में एसआईपी नहीं करनी चाहिए। मैं नहीं करना चाहिए, नहीं करनी चाहिए, यही फैक्ट है। जब स्टॉक गिरता है तो ही दोस्तों आपको उठाने का मौका होना चाहिए। अगर आप वैल्यू इन्वेस्टर है, यस आप चाहें तो एंट्री कर सकते हैं, ये आपकी कॉल होगी। लेकिन दोस्तों एसएल लगाना ना भूलें, बिकॉज थोड़ा सा अगर प्रॉफिट बुकिंग होता है तो सेम चीज़ हम लोग को देखने को मिलेगा। इसलिए फ्रेंड्स मैंने बजाज फाइनेंस में 4950 का एसएल लगाने बोला, बिकॉज नो वन नोस दोस्तों अगर थोड़ा सा प्रॉफिट बुकिंग होता ही है। बिकॉज निफ्टी चूंकि सही में कुछ ज़्यादा ही भाग गया है और इतना कंटिन्यूसली अगर एफआईए पैसा लेके आएंगे तो कहाँ लगाएंगे दोस्तों? उनका सबसे पहला प्रायोरिटी रहेगा निफ्टी के टॉप 10 स्टॉक। तो आप देख सकते हैं कि निफ्टी के टॉप 10 स्टॉक में दोस्तों ये सारे लोग, सारे स्टॉक आते हैं। एट लास्ट बट नॉट द लिस्ट, रिलायंस के बिना पूरा दोस्तों भारत नहीं बल्कि निफ्टी भी अधूरा है। अब यस इधर पे एक
बात है कि रिलायंस भाग क्यों नहीं रहा है। दोस्तों मैं सही बताऊं तो रिलायंस कुछ ज़्यादा ही ओवर वैल्यूड हो चुका था और इसमें वही बोलते हैं ना, न्यूज़ फैला के, और दोस्तों ऑपरेटर की एंट्री हो गई थी, 2300 तक स्टॉक को ले जाया गया था। उसके बाद देख सकते हैं कैसे अब 1900 के लगभग 2000 के नीचे ट्रेड करता हुआ देखने को मिल रहा है। फ्रेंड्स बिंदास उठाना है, ऐसा मैं क्यों बोल रहा हूँ। तो गाइस ये जो ब्रेकआउट हम लोग को देखने को मिला आफ्टर लॉन्ग कंसोलिडेशन, ये क्यों था? बिकॉज इनके जियो के बिजनेस, इनके जो रिटेल के बिजनेस स्ट्रांग होने लगे थे और उसके बाद ब्रेकआउट के बाद दोस्तों एक लॉन्ग टर्म का चार्ट जैसे होता है आइडियल, वैसे ही हम लोग को देखने को मिल रहा था। उसके बाद एक डिप देखने को मिला और आप देख सकते हैं कि भाई बहुत न्यूज़ की वजह से स्टॉक को भगा दिया गया। यस फ्रेंड्स, इसमें पंपिंग की कहानी भी देखने को मिली थी बिकॉज सही में ये स्टॉक बहुत ही बेहतरीन है, लेकिन 2300 कोई भी हाल में डिजर्व नहीं कर रहा था बिकॉज इनके जो सबसे ब्रेड एंड बटर बिजनेस है क्या है, ऑयल रिफाइनिंग और पेट्रोकेमिकल, वही थोड़ा सा अफेक्टेड देखने को मिल रहे थे ड्यू टू ग्लोबल वीकनेस इन क्रूड ऑयल प्राइस। तो एनीवेज अभी दोस्तों हमें रिटेल और जो जियो है उतना भी अभी तक विकसित देखने को नहीं मिल रहा है कि ये इनके मेन बिजनेस हो जाएं। यस आने वाले टाइम में हो सकता है, लेकिन दोस्तों ये जो डिप मिला है आपको एकोमुलेशन का चांस हो सकता है, लेकिन दिमाग में बैठाइए कि वर्स्ट केस में क्या हो सकता है। वर्स्ट केस में दोस्तों ये और 100-200 पॉइंट गिर सकता है, लेकिन क्या आप अगर लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर हैं तो इन सब मोमेंट पे दोस्तों आपको चीयर करना चाहिए, ना कि आपको पैनिक करना चाहिए। अगर आप शॉर्ट टर्म में रहे तो अपना एसएल मैं हमेशा बोलता हूँ इसलिए लगा के रखिए बिकॉज ओके दोस्तों मुझे पता नहीं है कि आप शॉर्ट टर्म में रहे या फिर लॉन्ग टर्म में रहे, और मैं एक ट्रेडर भी हूँ और मैं एक इन्वेस्टर भी हूँ और मैं उसी हिसाब से प्लान करता हूँ। लेकिन लॉन्ग टर्म के लिए फ्रेंड्स मैंने चारों आपको स्टॉक बताएं और चारों में से चारों स्टॉक ने आप देख सकते हैं कैसे कम बैक करके ऑल टाइम हाई को टच किया या फिर ऑल टाइम हाई को टच करने वाला है। तो ऐसे स्टॉक को प्लीज़ अपने पोर्टफोलियो से नहीं निकालिए अगर आप लॉन्ग टर्म वाले हैं। येस दोस्तों शॉर्ट टर्म वाले मैं भी काम करता हूँ बिकॉज मेरा हमेशा आपका एक सीक्रेट दोस्तों मैं आपसे शेयर करना चाहता हूँ। अगर मुझे कोई भी XYZ के 100 स्टॉक लेने होते हैं तो फ्रेंड्स मैं उसमें ट्रेडिंग भी करना पसंद करता हूँ और मैं उसमें लॉन्ग टर्म निवेश करना ही पसंद करता हूँ बिकॉज मैं दोस्तों हमेशा जानता हूँ कि कोई भी स्टॉक आपको मौका ज़रूर देता है। अगर मैं सिंपल सी बात है, अगर मैं दोस्तों अगर आपसे सीरियसली ऐसे ट्रेडर बात करूँ तो ये जो अगर अप ट्रेंड वाला स्टॉक होता भी है तो फ्रेंड्स मैं उसके सपोर्ट को पकड़ लेता हूँ। और ये जो वोलेटिलिटी है दोस्तों मैंने इसका बहुत बार मज़ा उठाया है और अभी भी उठाता हूँ। इसलिए अगर आपके पास मौका है कि शॉर्ट टर्म में पैसा कमाना है, आपके पास मौका है कि लॉन्ग टर्म में पैसा कमाना है, तो उस स्टॉक पे बने रहिए। लॉन्ग टर्म के लिए एक अलग पोर्टफोलियो करिए, शॉर्ट टर्म के लिए एक अलग पोर्टफोलियो करिए, तो ही दोस्तों आप आराम से अपने पैसे को मैनेज कर पाएंगे। कोई बोलते हैं लॉन्ग टर्म में ट्रेडिंग नहीं करना चाहिए, दोस्तों नहीं, ये बात नहीं है बिकॉज मैं ऑप्शंस भी करता हूँ। तो मुझे मैं क्या बोलूँ दोस्तों, ऐसे स्टॉक को स्टडी करना पड़ता है और इधर पे हम लोग को अपनी रिसर्च भी कंडक्ट करनी पड़ती है। आई होप दोस्तों कि आप सबको जवाब मिल गया। क्या बजाज फाइनेंस में एंट्री करूं, एग्जिट करूं, क्या होंगे बाइंग लेवल्स, क्या होंगे एग्जिट लेवल्स, क्या HDFC में एंट्री करना सही है, क्या HUL को लॉस में निकालना सही है, और रिलायंस कब भागेगा? दोस्तों रिलायंस तभी भागेगा जब मार्केट में थोड़ा प्रॉफिट बुकिंग होगा, थोड़ा बैंक निफ्टी गिरेगा तो रिलायंस उसको होल्ड करेगा। लेकिन आपके पास है होल्ड एंड कंटिन्यू बिकॉज आप दोस्तों अगर रिलायंस को इधर से होल्ड करते हैं तो मुझे लगता है कि 3 से 4 सालों में रिलायंस दोगुना आपके पैसे करने की ताकत रखता है। येस दोस्तों रिलायंस के लिए थम्सअप है, रिलायंस के लिए क्या है, इवन 4 स्टॉक के लिए थम्सअप है। लेकिन चूंकि निफ्टी का वैल्यूएशन थोड़ा हाई है तो बल्क इन्वेस्टमेंट करने से बचें, क्योंकि दोस्तों अब बल्क इन्वेस्टमेंट नहीं, अपना SL को ट्रिगर करने का टाइम है और प्रॉफिट को बुक करने का टाइम है। अगर गिरता है तो नहीं गिरे, तो दोस्तों इस राइड को एंजॉय करिए। फॉर टाइमिंग दैट्स एंड ऑफ द ऑनेस्ट ओपिनियन एंड एनालिसिस ऑन 4 स्टॉक जो मेरे पर्सनल फेवरेट है, मेरे पोर्टफोलियो का स्टॉक है। आई होप दोस्तों ये वीडियो आपके लिए हेल्पफुल है तो प्लीज़ लाइक जरूर करके चैनल फर्स्ट टाइम सब्सक्राइब कर सकते हैं। फॉर द कोई डाउट है प्लीज टॉप इट आउट। कोई स्टॉक का रिव्यू चाहिए उसका नाम भी जरूर ड्रॉप करें। आई वुड लव टू मेक अ वीडियो ऑन डिमांड। गाइस मिलते हैं जल्दी, तब तक के लिए बाय। थैंक्स फॉर फ्रेंड्स, गॉड ब्लेस यू ऑल।